चलिए तो अच्छा, दो नाम वाले हैं क्या? अच्छा अच्छा। आज 6 बजे छोड़ देना, क्योंकि 6 से 9:30 तक फिजिक्स की क्लास। 6 से 9:30 तक फिजिक्स की क्लास है। कौन सी मैराथन क्लास है भाई आज? 2 क्लास है लगातार? अरे भगवान। कोई कह रहा है 6:30 से 8:30 है, कोई कह रहा है 6 से 9:30 है। 8 चैप्टर बाकी हैं। हाँ भाई। नहीं कर, अपने तो नहीं है दिक्कत, अपना तो वेक्टर 3D चल रहा है, इसके बाद बस कॉम्प्लेक्स है ना। कॉम्प्लेक्स है अपना। कॉम्प्लेक्स बच रहा है। एलपीपी वो तो एक दिन का चैप्टर है, तो एलपीपी तो एक दिन में हो ही जाएगा, है ना। तो अपने तो हो जाएगा, अपने कोई बहुत ज्यादा पेन लेने वाली चीज नहीं है। भाई मैथ्स के लिए तो मेरे ख्याल से तुम दिवाली के बाद आओगे तो अपन वेक्टर खत्म करके पहले वो एलपीपी वगैरह पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स तो तुम भले ही जब बोर्ड का अगर अपने घर देने जाओगे, बोर्ड देने जाओगे तो भले आओ तो भी आओ, नहीं तो मत आना। क्योंकि वो थोड़ा बहुत आधा कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा, आधा कॉम्प्लेक्स बचेगा। तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम आओ तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन भी कर करा लेना, अपनी तरफ से कोई बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है। है ना। अपने टेंथ सिलेबस की चिंता मत करो। अच्छा तुम तो, तुम्हें क्या दे रहा हो, तुम तो वैसे ही घर से पढ़ रहे हो ना यार। तुम तो वैसे ही घर से पढ़ रहे हो, है ना। हम्म। हाँ तो अपने कोई बहुत ज्यादा पेन नहीं है, अपना तो आराम से हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम देखोगे तो अपन पी फेस में मेरे ख्याल से सबसे आगे ही चल रहे होंगे। जो अपने पहले पी फेस शुरू हुआ, वो भी मेरे ख्याल से अपने से आगे नहीं होगा, है ना। वो अपने से पीछे ही होगा, अपने से आगे तो अब कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो अपन ने काफी कुछ कवर कर लिया, ऐसा नहीं है। तो अपन काफी कवर कर चुके हैं, है ना। अपन ने काफी कुछ कवर कर लिया है। हाँ, और उसमें ऐसा नहीं है कि अपन ने कोई कंटेंट कम दिया है, आप किसी भी चैप्टर का कंटेंट उठा के देख सकते हो। अपना कंटेंट कम नहीं है, अपना कंटेंट बहुत है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से अपना कंटेंट कम नहीं होगा, कंटेंट तुम देख सकते हो, है ना। कंटेंट कहीं से भी कम नहीं होगा। चलिए तो अब अपन शुरू करें। चलो सबसे पहले तो आओ, अपने डिस्कशन में क्या था। अपने डिस्कशन में था डिफरेंशियल इक्वेशन, वन पार्ट थर्ड था एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के, हाँ वन पार्ट थर्ड में आ जाओ। वन पार्ट थर्ड में आते हैं। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन वन पार्ट थर्ड में आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के वन थर्ड पार्ट में आइए। सेक्शन ए, सेक्शन ए बी, ये एक्सरसाइज वन पार्ट थर्ड के लिए बोल रहा हूँ बेटा। ए बी, बी में बी थ्री, बी थ्री तो बेटा होमोजीनियस इक्वेशन है आसानी सी। बी थ्री तो होमोजीनियस इक्वेशन है। वाई बाय एक्स को टी पुट कर दो, फटाफट सोल्व हो जाएगा। सी निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, वन पे वैल्यू 2 है। सीधा सा सवाल है बी थ्री। सेक्शन सी, सेक्शन सी में C4 और C2 दो सवाल पूछे जाने हैं, C2 और C4। चलो, तो C2 और C4 में देखो, तो C2 में तो देखो बहुत क्लियर नजर आ रहा है, उसने dy बाई डी एक्स में दी है। लेकिन अपने को देखने से पता लग रहा है कि dy बाई डी एक्स में तो बनेगी नहीं, तो इसको dx अपॉन dy कर लो। तो dx अपॉन dy कर लोगे तो ये x cos y प्लस साइन 2y हो गया ना। तो बस ये तो बन गई ना बेटा इक्वेशन, cos y इंटू एक्स हो गया ये, इंटू साइन 2y। अब ये तो साफ साफ इक्वेशन नजर आ रही है। मिहिर हो जाएगा ना बेटा, मिहिर हो जाएगा।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस बाय डी वाई, और बाद में जब सोल्व करोगे तो साइन वाई को टी लेट कर लेना, तो टी की पावर टी का इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो टी की पावर टी का आसानी से हो जाएगा। ये C2 है। C4 भी एकदम आसान सवाल है। C4 ये कह रहा है कि भाई ये इक्वेशन है आपकी, कौन सी इक्वेशन है ये, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये इक्वेशन है। अब ये कह रहा है कि इसको y1 सेटिस्फाई करता है, तो y1 इसको सेटिस्फाई करता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये कह रहा है कि y2 भी इसको सेटिस्फाई करता है, भाई इसका सॉल्यूशन है ना, और सॉल्यूशन है तो इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा। अब वो कह रहा है कि अल्फा y1 प्लस बीटा y2, तो आप देखो अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई करते हैं तो आप दोनों को ऐड कर दोगे, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते y1 प्लस y2, ऐसे p कॉमन ले लोगे तो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2q, लेकिन ये 2q हो गया, तो आप ऐसा करो बेटा 2 से डिवाइड कर दो, तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा हाफ y1 प्लस हाफ y2 प्लस p इंटू y1 अपॉन 2 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू q। तो इस इक्वेशन को, जैसे y1 इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका एक सॉल्यूशन आप ये नहीं बन जाएगा y1 अपॉन 2 प्लस y2 अपॉन 2 भी सॉल्यूशन होगा, ये y की जगह आ गया ना, तो y1 अपॉन 2 प्लस y2 अपॉन 2 सॉल्यूशन है, तो अल्फा बीटा हाफ और हाफ हो जाएंगे, और अल्फा बीटा हाफ और हाफ हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाएगा। यस और नो बोले एक बार, अल्फा प्लस बीटा 1 आ जाएगा। यस और नो बोले बेटा, जिन्होंने C4 पूछा है वो, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 1। बोलो भाई, यस और नो, अल्फा प्लस बीटा 1 आ गया ना, बस चलिए। सेक्शन बी के बाद आ जाइए बेटा सेक्शन डी, सेक्शन ई, डी और ई में कुछ, E2 तो बेटा वही है, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 4 बार, 4 बार डिफ्रेंशिएट करके ही आएगा, वो डायरेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ये जरूर है कि आप E2 को जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे, तो जैसे 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो जैसे वापस वो टर्म बनेगी ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, तो उसको आप y लिख सकते हो, तो वो जरूर आप लिख सकते हो, तो उससे एक आध दो स्टेप कम हो जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा आपको, बिना करे कुछ भी नहीं आएगा, है ना। चलिए इसके बाद आते हैं अपन एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में, एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट में, है ना। इसमें बोलो 2 पार्ट फर्स्ट में 1 to 10 तक में कुछ पूछना हो तो, 2 पार्ट फर्स्ट 1 to 10, 2 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में एक पूछा जा रहा है, देखो 5 तो सीधा सा सवाल है, 5 में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें जब आप ये अलग अलग करके पेयरिंग करोगे ना तो ये एग्जैक्ट बन जाएंगे, है ना। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट है, तो आप ऑप्शन से भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कौन सा हैगा, क्योंकि एग्जैक्ट के सवाल में आप क्वेश्चन को बनाने से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें जो, भाई देखिए एनसीईआरटी में तो आपका एग्जैक्ट है ही नहीं, मेंस एडवांस में एग्जैक्ट है, और आपके पास ऑप्शन है, तो आप एग्जैक्ट सोचने से ज्यादा अच्छा है ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट करके बना लो, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। ये तो 5 के बारे में मैंने बताया। अगर 6 के बारे में हम करें तो ऑब्वियसली हमें हिंट नजर आ रहा है कि y बाय एक्स को कितना ले लें, t। 6 अगर हमें करना है, जो थॉट क्वेश्चन से निकल के आती है, तो पहली थॉट यही आती है क्वेश्चन नंबर 6 से निकल के कि y बाय एक्स को कितना ले लें, t। उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो पहली थॉट यही निकल के आती है क्योंकि y बाय एक्स लिखा हुआ है, और तो हम y बाय एक्स को कितना ले लें, t। तो 6 नंबर क्वेश्चन है 6 डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस वाई बाय एक्स अपॉन 2 माइनस वाई बाय 2 पाई प्लस 2, पाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2x स्क्वायर, ये इक्वेशन लिखी हुई है, वाई प्लस 2x स्क्वायर। अब हमने क्या डिसाइड किया कि हम एक सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे
y बाई एक्स को t, तो y बराबर टी एक्स हो गया। और हमें पता है dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास, है ना। तो बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो आप इसमें, देखो x, तो x है y की जगह t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब e की पावर माइनस टी अपॉन 2, ये पाई प्लस 2 हो जाएगा। y की जगह टी एक्स डाल देंगे प्लस 2x स्क्वायर, एक तो x आपका कॉमन आके कट गया सीधे सीधे, तो ये t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा e की पावर माइनस टी पाई प्लस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे भी t बचा और 2x बचा, t भी कैंसिल हो गया बेटा, और t कैंसिल हो गया तो x से फिर और डिवाइड कर दो, तो डी टी बाई डी एक्स माइनस एक्स ई की पावर माइनस टी 5+2/2 बराबर 2 हो गया बेटा। अच्छा, तो और अच्छा e की पावर t से मल्टीप्लाई कर दो, डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 e की पावर t इक्वल टू एक्स 5+2/2। ये बेटा अब इसमें एक सब्स्टिट्यूशन और लगाना पड़ेगा, e की पावर t को y ले लो, है ना, y जो भी लेना चाहो, या p ले लो, तो e की पावर t डी टी अपॉन डी एक्स बराबर डीपी बाई डी एक्स हो जाएगा, उससे फिर डायरेक्ट। अच्छा, अब यहाँ ये बात, चूंकि ये दो सब्स्टिट्यूशन लग रहे हैं ना, तो आप चाहते तो जैसे मैंने y बाई एक्स को t पुट किया ना, आप e की पावर y बाई एक्स को भी t पुट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें e की पावर t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ा ना, तो आप चाहते तो शुरू में भी e की पावर y बाई एक्स को भी t लेट कर सकते थे, और शुरू में e की पावर y बाई एक्स को t लेट करना एक अननेचुरल थॉट है, तो हमने नेचुरल थॉट से उठाया, इसलिए हमने y बाई एक्स को t लिया, और फिर हमें जरूरत पड़ी तो हमने e की पावर t को फिर कुछ बोल दिया। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन की डिमांड है? 7 तो आसानी से हो जाएगा बेटा, ये जो x की पावर m y की पावर m नीचे लिखा हुआ है ना, इसमें से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इधर नीचे रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ। मतलब आप ऐसा समझे कि दोनों तरफ x की पावर n-2 y की पावर m-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, है ना। तो राइट हैंड साइड में नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहने दो, बाकी सबको इधर ले आओ, क्योंकि उस तरफ नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रहेगा ना, तो वो -1/xy का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएगा, तो बस उससे आसानी से आ जाएगा, है ना। तो दोनों तरफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाएंगे, तो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रहने दो, बाकी को दूसरी तरफ ले आओ, है ना। इसके बाद एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तो क्लास नोट में करा रखा है ना। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो बेटा वही वाला है अपना, e की पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, फंक्शन इंक्रीजिंग एफ एक्स ग्रेटर देन f0। ये तो अपन कर चुके हैं, है ना, कई बार कर चुके, वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? 11 लेबनीज है बेटा, 11 में नजर आ रहा है लेबनीज, और शायद इसमें मेरे ख्याल से लेबनीज है, 2 बार हट करना पड़ेगा तब जाके ये पूरा इंटीग्रेशन हटेगा, है। 11 में लेबनीज है, 2 बार करना पड़ेगा भाई, एक बार डिफरेंशिएशन तो एक्सरसाइज 1 में ही करा लेते हैं, तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 आपको करना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आप कहें तो मैं बोर्ड पे सोल्व करूं, और आप कहें तो आगे बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 11 में मेरे हिसाब से 2 बार लेबनीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि यूवी फंक्शन से करना पड़ेगा तो इंटीग्रेशन बचेगा। तो अब आप करें तो ठीक, नहीं तो मुझे बोले, मैं करके आगे बढ़ू। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए बोले जल्दी से। कर दो सर, इक्वेशन सोल्व नहीं हो पा रही है, आशुतोष सिंह लिख रहा है, आशुतोष सिंह को लिख रहा है सोल्व कर दो सर, आगे इक्वेशन सोल्व नहीं हो। और अभी से अखिलेश है, अखिलेश सिंह लिख रहा है कि कर लेंगे। अच्छा, तो एक बच्चा तो लिख रहा है कर लेंगे, अखिलेश सिंह तो लिख रहा है कर लेंगे, और आशुतोष सिंह लिख रहा है कर दो। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर कर देते हैं फिर।
वैसे तो मेरे इतना कहने के बाद कि 2 बार लेमनीज लगेगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे करने में तकलीफ थोड़ी ना है। देखिए भाई, हमें करने में तकलीफ नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसे हम कई बार सवाल का हिंट देते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चा हिंट से सवाल पकड़ने की कोशिश करे। क्योंकि वो जब हिंट से सवाल को पकड़ने की कोशिश करेगा ना, तो कहीं जाके वो पेपर में सवाल बना पाएगा। क्योंकि सोचो, दिमाग में थॉट आती है, जैसे मैंने आपको थॉट दी कि भाई 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, लेमनीज लगेगा। अब ये थॉट जब आप पेपर करेंगे, तो ये थॉट अगर आपके दिमाग में आएगी, तो आपको पता है कि थॉट दिमाग में आई तो पेपर पे उतर जाएगी वो, है ना। तो ये चीज डेवलप करनी पड़ती है। ये जो मैं कई बार सॉल्यूशन बोलता रहता हूँ, वो बोर्ड पे करने को अवॉइड करता हूँ, उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि जब तक ये सोच भाई दिमाग में जो चीज क्लिक कर रही है ना, अगर उस क्लिक से अगर हम कॉपी पेन चला के सोल्व कर पाएंगे ना, तो फिर वो क्वेश्चन सोल्व करने के डेवलपमेंट आती है ना। तो उसके लिए खैर चलो, फिर भी मैं सोल्व करता हूँ इसको। तो ये सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11, x0 to x yt dt equals to x plus 1 0 से x t yt। तो जैसा कि दिख ही रहा है, हमें लेबनीज लगानी है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। तो x का 1 0 से x yt dt। फिर बेटा x, इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये yx ही हो जाएगा, इक्वल्स टू पहले x+1 का x 0 से x टी वाई टी डी टी प्लस x+1, और इसका होगा तो कितना होगा, एक्स वाई एक्स होगा। अब देखते हैं क्या हमारे पास बच रहा है, 0 से x वाई टी डी टी प्लस एक्स वाई एक्स, फिर 0 से x टी वाई टी डी टी प्लस यहाँ से x² y हो जाएगा और एक एक्स वाई एक्स हो जाएगा। एक्स वाई एक्स तो कैंसिलेशन में चला जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि जब तक इंटीग्रेशन हटेगा नहीं तब तक तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये y ऑफ x बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा, ये एक्स वाई एक्स बन जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2xy, फिर x² y का dy बाई डी। हाँ भाई, तो अब क्या हो गया, ये इसको इधर ले लें तो y x 1 - x हो जाएगा ये, है ना। या चलो पूरा ही कर ले, ये y(x) है 2y(x) है तो 3y(x) हो गया। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल से आसानी से हो जाएगा मेरे ख्याल से। x² dy बाई डी एस इक्वल्स टू 3xy माइनस वाई हो गया। हाँ तो बस ठीक है, इसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, dy अपॉन वाई किसके बराबर आ गया, 3x - 1 अपॉन x² ds। वेरिएबल सेपरेबल का एक आसान सा सवाल बनेगा जिसको अपन सोल्व कर सकते हैं। भाई क्वेश्चन पहचानेंगे, थॉट दिमाग में लाएंगे, तब फिर वो कॉपी पेन पे उतर के सोल्व होता है सवाल, है ना। तो क्वेश्चन थॉट कि भाई लेबनीज ही लगेगा, तो हमारे दिमाग में थॉट आई कि हाँ यार लेबनीज ही लगेगा। अब लेबनीज लगेगा तो कहीं ना कहीं ये इंटीग्रेशन हटेगा, तो हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया, देखा इंटीग्रेशन नहीं हटा, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया, इंटीग्रेशन हटते ही काम हो गया अपना। और वो थॉट डेवलप नहीं होगी ना, तब तक फिर आप अगर वो थॉट डेवलप करने की कोशिश करोगे तो ही सवाल को सीखने का मजा है। अदरवाइज मैं कितने भी सॉल्यूशन बता दूं, आप नहीं सीख पाओगे। आप तभी सीख पाओगे जब मैं हिंट दूंगा और आप उसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे अपनी कॉपी में, तभी आप वो स्किल डेवलप कर पाओगे जिससे सिलेक्शन होता है। अदरवाइज तो क्या है, सॉल्यूशन देखो, हमारे सॉल्यूशन बनाने से बच्चा कभी नहीं सीखता। बच्चा सीखता है एफर्ट्स लगाने से। तो हम अगर उसको डायरेक्शन दें कि भाई हाँ इसमें ऐसा ऐसा लगेगा, फिर उससे जोड़ तोड़ करके वो जब आंसर लाएगा ना, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हाँ यार मैंने लेबनीज लगाई और मैं कैसे भी करके आंसर लिया है ना, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और फिर जब अगली बार वो ये सवाल पहचान जाएगा, अच्छा लेबनीज, बस तो समझ लो उसका सवाल हो गया। चलो भाई, इसके बाद आगे बढ़ते हैं 11 के बाद।
11 के बाद बोलो भाई, थोड़ा जल्दी से बोला करो, पूछना है तो, नहीं तो अपने पास थ्योरी भी है आगे पढ़ने के लिए बहुत सारी। क्लास नोट में आगे बढ़े फिर। अरे भाई आगे बढ़े क्या, क्लास नोट्स निकालें। ठीक है, पूछना तो नहीं ना, किसी को पूछना हो तो पूछ लेना, एक आध और सवाल बता दूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं बताने में, है ना। मुझे कोई तकलीफ नहीं बताने में। और वो क्या है कि, अच्छा अर्पण मौर्य पूछ रहा है, अर्पण मौर्य लिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं। ठीक है चलो, अर्पण मौर्य पूछ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 15 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ए टैंक कंटेन 20 लीटर। अरे तो नमक घोल रहा है बेटा, बस नमक शक्कर का पानी बना लो। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 15 में ये कह रहा है कि भाई एक कोई अपने पास कंटेनर है जिसमें 5,000 लीटर पानी है, 5,000 लीटर पानी है और उसमें 20 किलो नमक घोल दिया। अब ये कह रहा है कि अब उस कंटेनर में क्या है कि एक तरफ से पानी आ रहा है और एक तरफ से पानी जा रहा है। तो जो पानी आ रहा है उसमें भी नमक मिला हुआ है ना, और जो पानी जा रहा है ऑब्वियसली वो भी नमक का ही जाएगा। अब जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी जा भी रहा है, जिस रेट से पानी आ रहा है उसी रेट से पानी जा भी रहा है। अब ये कह रहा है कि जब मान लीजिए ये भाई एक कंटेनर है, इधर से पानी आना शुरू हुआ, उधर से पानी जाना शुरू हुआ। अब ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बताओ कि जो पानी उसमें है, ऑब्वियसली पानी तो 5,000 लीटर ही रहने वाला है उसमें, क्योंकि 5,000 लीटर उसमें है पानी, और आने की रेट और जाने की रेट सेम है। तो आने जाने की रेट सेम है, कंटेनर में तो हर टाइम कितना पानी रहेगा, 5,000 लीटर ही रहेगा। तो ये कह रहा है कि जिस टाइम पे वो पूछ रहा है कि 30 मिनट बाद उस कंटेनर में जो 5,000 लीटर पानी है उसमें नमक की मात्रा कितनी होगी, ये उसको बताना है। ऑब्वियसली नमक की मात्रा तो चेंज होगी, क्योंकि आप ऐसे समझिए कि पहले का नमक है ना, उस पानी में, और एक पर्टिकुलर मात्रा में नमक और मिल रहा है, तो इसका मतलब नमक की पोजीशन तो चेंज होनी होनी है। तो वही वो पूछ रहा है कि 30 मिनट बाद वो पानी में नमक का फ्लो कितना क्या रहेगा, वो ये पूछा है ना। चलो, अब इस सवाल को ऐसे समझो कि भाई आपसे पूछा क्या, उसी चीज को लेट कर लो। लेट अपने से पूछा है हाउ मच सॉल्ट रिमेन्स इन द टैंक आफ्टर एन आवर, आफ्टर एन आवर, आफ्टर हाफ एन आवर, मतलब 30 मिनट बाद। ठीक है, तो आप ऐसा कर लो, लेट वाईटी किलोग्राम सॉल्ट, है ना, लेट वाईटी किलोग्राम सॉल्ट या वाई सॉल्ट, लेट वाई किलोग्राम सॉल्ट, लेट वाई किलोग्राम सॉल्ट रिमेन्स इन द टैंक आफ्टर 30 मिनट्स, है ना, आफ्टर T मिनट्स ले लेते हैं अपन। लेट वाई किलोग्राम सॉल्ट रिमेन्स, लेट वाई किलोग्राम सॉल्ट रिमेन्स आफ्टर, आफ्टर T मिनट, T मिनट किसी टाइम T पे वो जो कंटेनर है उसमें कितना नमक बचा हुआ है, वाई नमक नहीं बना था। तो अब आप ऐसे समझो कि रेट ऑफ चेंज इन वाई, है ना, रेट ऑफ चेंज इन वाई, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, इन माइनस आउट। ये समझ में आता है भाई, इन माइनस आउट, रेट ऑफ चेंज किससे होगा भाई, आने का और जाने का, उसका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेट इन चेंज। यस और नो, भाई किस रेट से आ रहा है किस रेट से जा रहा है, उसका जो डिफरेंस होगा वही तो रेट ऑफ चेंज होगा, है ना, वही रेट ऑफ चेंज होगा। तो अब आप समझो कि रेट ऑफ चेंज मतलब डीवाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज मतलब डीवाई बाई डी टी। अच्छा, अब ये डीवाई बाई डी टी की यूनिट आप समझ सकते हो क्या होगी, डीवाई बाई डी टी की यूनिट होगी किलोग्राम पर मिनट, क्योंकि y है किलोग्राम और t है मिनट में, तो इसकी लिमिट है किलोग्राम पर मिनट।
अच्छा अब आने का देखो, आने का हिसाब किताब बैठाते हैं। आ रहा है जो पानी आ रहा है उसमें क्या है स्थिति, उसमें स्थिति ये है, उसने कहा है 0.03 किलोग्राम है पर लीटर है। ये तो पानी मिक्स हो रहा है और किस रेट से आ रहा है बेटा ये 25 लीटर पर मिनट की रेट से। लीटर से लीटर कैंसिल, तो कहीं ना कहीं ये क्वांटिटी होगी किलोग्राम पर मिनट। ये मैं यूनिट इसलिए समझा रहा हूँ आपको क्योंकि मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। मैं दो चीजों को इक्वेट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उनकी यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो आने की रेट मैंने बता दी, आने का क्या है कि 0.03 किलोग्राम पर लीटर तो हम नमक घोल रहे हैं और उसको किस रेट से भेज रहे हैं, 25 लीटर पर मिनट की रेट से भेज रहे हैं। माइनस जा किस रेट से रहा है, अपन ने ये समझो, हम ये कह रहे हैं कि y किलोग्राम नमक उसमें है ना। तो जैसे 0.03 किलोग्राम पर लीटर था, अब हम कह रहे हैं कि किसी टाइम t पे कितना हमारे पास नमक है, y नमक है, y क्वांटिटी है। लेकिन ये जो y क्वांटिटी होगी बेटा ये उस 5000 लीटर में होगी ना, तो पर लीटर क्वांटिटी तो y अपॉन 5000 होगी। y जो क्वांटिटी, क्योंकि इंस्टेंट हर एक टाइम पे उस कंटेनर में पानी कितना है 5000 लीटर, तो हम जो कह रहे हैं कि भाई टी सेकंड बाद या टी मिनट बाद y क्वांटिटी नमक की है तो वो नमक की मात्रा कितने में होगी, 5000 लीटर में होगी। और निकलेगा तो उसी रेट से, किस रेट से, 25 लीटर पर मिनट। तो यहाँ भी देखो ये कितना हो जाएगा 200। तो सब जगह लिमिट सेम है, तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी टी इक्वल टू 0.75 माइनस y अपॉन 200। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप वेरिएबल सेपरेटर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ भी निकाल सकते हैं। अब सी निकालने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, सी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि एट टी इक्वल टू 0 y इक्वल टू है बेटा 20 किलोग्राम है ना, तो t इक्वल टू 0 पे y 20, ये आपको क्या दे देगा, c दे देगा। इससे आपको c पता लग जाएगा, इससे आपको c पता लग जाएगा। c आ गया। अब फिर लास्ट में क्या कहा है, उसने कहा है कि जब t 30 है तो आप y निकाल के बता दो। तो आपको सोल्व करोगे ये c निकल जाएगा और फिर जब t 30 डालोगे तो y आपका आंसर हो जाएगा। यस और नो बोले इसके लिए, जिसने पूछा था वो। फिर अपन क्लास नोट्स पे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, अब आते हैं हम क्लास नोट्स पे। तो क्लास नोट्स में हमने डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर स्टार्ट कर दिया था। और डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में मैंने डेफिनेशन बता दी थी और एंगल से रिलेटेड एक बात बता दी थी कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल ये सब कब कब होता है, ये सारी बातें भी मैंने तुम्हें बता दी थी। कुछ और बातें उसके बारे में हम सीखते हैं, फिर सवाल करेंगे। चलो तो कुछ और बातें सीखते हैं। तीसरी एक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है जो कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी डॉट ए क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। दूसरी बात यह है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है कि आपको ए डॉट बी सी दे रखा है तो आप उसको ए डॉट कितना लिख सकते हैं, ए डॉट आप लिख सकते हैं बी प्लस ए डॉट कितना लिख सकते हैं सी। और तीन बातें हैं छोटी छोटी। तीसरी बात यह है कि कांस्टेंट जो होता है वो बाहर भी आ सकता है, वो किसी पर्टिकुलर, भाई कांस्टेंट है तो चाहे आप क्या ए के साथ हो चाहे बी के साथ हो आप उसको बाहर ले। तीन छोटी बातें ये हम दिमाग में रखें। चौथी बात हम ये दिमाग में रखें डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड कि कहीं पे मैं ए डॉट ए लिखूं, चाहे मैं मॉड ए स्क्वायर लिखूं, चाहे मैं वेक्टर ए का स्क्वायर लिखूं, इन तीनों का मतलब भाई वेक्टर ए का कहीं पे लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर का मतलब भी ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट ए स्क्वायर और मॉड ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर तीनों सेम चीजें हैं। इसमें हम ये भी समझ सकते हैं कि आई डॉट आई कितना होता है 1, समझ भी सकते हैं। आई डॉट आई निकालेंगे तो कहीं ना कहीं मॉड आई कॉस जीरो हो जाएगा ना, तो ये वन कॉस जीरो 1। जे डॉट जे भी कितना होता है 1, के डॉट के भी कितना होता है 1। आई डॉट जे निकालना है 0,
जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0, क्योंकि अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं cos 90 कितना होता है 0, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो cos 90 कितना होता है 0। ये एक बात है हमारे पास। चलिए लिखिए इसको, थर्ड वाला पॉइंट हटा दो, लिख लिया हो तो। चलिए तो थर्ड पॉइंट लिखिए, सॉरी फोर्थ ये हो गया ना, फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं कि जैसे ए कोई वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3 और बी कोई वेक्टर है b1i प्लस b2j प्लस b3। देखो ए डॉट बी हमें निकालना है, तो ए डॉट बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का मतलब हो जाएगा a1i a2j और a3 के डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जब इसका प्रोडक्ट होगा ना, तो इसके प्रोडक्ट का मतलब ऐसे प्रोडक्ट होता है, a1 b1 तो कांस्टेंट हो गया, आई डॉट आई हो गया, फिर a1 b2 कांस्टेंट हो गया, आई डॉट जे हो गया, फिर a1 b2 हो गया, a1 b3 हो गया, आई डॉट के हो गया, फिर टर्म बनेगी आपकी a2 b1 हो जाएगा, जे डॉट आई हो जाएगा। तो ये ऐसे टोटल बेटा 9 टर्म बनेगी, टोटल कितनी टर्म्स बनेगी 9। अब उसमें से देखो ये आई डॉट जे, जे डॉट आई, डिफरेंट प्रोडक्ट वाला तो 0 0 हो जाएगा, और आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा और ए डॉट के 1 होगा। तो फाइनली ए डॉट बी जो है ना, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, a1 b1 a2 b2 और a3 b3, ये आपके पास आ जाएगा, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, और कॉस थीटा आपको चाहिए तो कॉस थीटा आप उससे भी निकाल सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, a1 b1 a2 b2 a3 b3 अपॉन अंडर रूट समेशन a1 स्क्वायर समेशन b1 स्क्वायर। ये वही हो गया समेशन a1 b1 समेशन b1, मतलब लिख लिया बेटा। चलिए ये लिख लिया सबने फिफ्थ पॉइंट तक। सिक्स पॉइंट लिखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 6 पॉइंट में लिखे बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम सीख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। तो 6 पॉइंट पे लिखिए बेटा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, हाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन 6 पॉइंट है ना। 6 पॉइंट लिखिए ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और इसमें लिखिए ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली, हाँ इसमें लिखिए ज्योमेट्रिकली प्रोजेक्शन इज रिलेटेड, ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू
ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। एक का दूसरे पे प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता है। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। ज्योमेट्रिकली डॉट प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। अब आप इसको थोड़ा सा समझते हैं प्रोजेक्शन को। मेरे पास दो वेक्टर हैं। एक वेक्टर है मेरे पास ए बी, ये ए, ये बी, डायरेक्शन ये स्मॉल, और एक वेक्टर है मेरे पास सी डी। ये सपोर्ट लाइन में इसलिए बना रहा हूँ बेटा ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये बी है। तो मैं बात करना चाहता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप ए बी का सी डी पर प्रोजेक्शन निकालने चाहते हैं, तो आपने ए से परपेंडिकुलर डाला, बी से परपेंडिकुलर डाला, और ये दोनों जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की डिस्टेंस है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन वर्ड का मीनिंग यही होता है कि आपने ए बी का सी डी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए और बी से आपने नीचे जिस पे प्रोजेक्शन चाहिए उस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो प्रोजेक्शन होती है। ये मैंने रेड कलर की लाइन इसलिए बनाई, मैं सपोर्ट लाइन से था, मतलब ऐसा नहीं कि हम इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो ये चीज इसके जस्ट नीचे ही हो, है ना। आप उसकी डायरेक्शन को लेके चलते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बनाया है ना। कैसे बनाया है कि भाई मैंने देखो डायग्राम में ऐसे बताया है कि सी डी वेक्टर कहीं इधर है, ए बी वेक्टर इधर है, तो जरूरी नहीं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर जस्ट नीचे, आपको तो डायरेक्शन को लेके चलना है, इसलिए मैंने सपोर्ट लाइन बनाते हुए डायग्राम को बनाया। ठीक है, चलो अब इस एंगल को मैं थीटा ले लूँ, इस एंगल को थीटा ले लूँ, तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में करता हूँ कि ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये एंगल में थीटा होने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड ए होने वाला है, तो ये थीटा है, ये मैग्नीट्यूड ए है, तो ये मोड ए कॉस थीटा होगा बेटा। ये कितना होगा? मोड ए कॉस थीटा। दिस इज मोड ए, ये बेस है बेटा, और बेस है तो ये क्या होगा? मोड ए कॉस थीटा, और ये मोड ए कॉस थीटा ही आपका एम एम हो जाएगा। तो अगर मुझसे कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी वेक्टर, तो वो होगा मोड ए कॉस थीटा। अब हम इस मोड ए कॉस थीटा को थोड़ा सा और अच्छी सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस कॉस थीटा की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। मोड ए तो कांस्टेंट है, कट गया। अब ये जो बी है, तो ये मोड बी इसके नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि कांस्टेंट है मोड बी, तो किसी भी एक के साथ आ सकता है। तो जो फॉर्मूला मुझे याद रखना है वो मेरे पास बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है बेटा ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू होता है ए डॉट बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी होता है ए डॉट बी कैप। अब देखिए ये एक और बात समझ लीजिए कि लिख लेना। देखिए
कोई भी वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वेक्टर कंपोनेंट। तो जैसे ये वेक्टर है तो ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो जैसे हॉरिजेंटल कंपोनेंट लिखना है मुझे, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, बी की डायरेक्शन में ही तो होगा। तो अगर मुझे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए लिखना है इन डायरेक्शन ऑफ बी, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड मॉड ए cos थीटा और यूनिट वेक्टर बी के। जैसे नहीं मैंने कहा था 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालो इसकी डायरेक्शन में, तो यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड। तो इसे हम वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी भी बोल सकते हैं, या हम प्रोजेक्शन वेक्टर भी बोल सकते हैं। भाई इसका इस पे प्रोजेक्शन यही तो आता है मोड ए cos थीटा, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन वेक्टर क्या आएगा, मोड ए cos थीटा बी के। तो ये तो हो गया हॉरिजेंटल कंपोनेंट। और अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, तो आप ए वेक्टर में से, आप ए वेक्टर में से उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हटा दो। अगर किसी वेक्टर में से आप उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट हटा दोगे तो कौन सा बचेगा, वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू वेक्टर। अब आप इसको लिख लें फिर हम सवाल करें। आप डन बोलेंगे तब फिर मैं आगे सवाल कराऊंगा बेटा, है ना। तो आप लिख के डन बोलेंगे तब अपन सवाल करेंगे। तो सवाल करते हैं। वही आसान से शुरुआत करते हैं। तो आसान से शुरुआत करें तो चलो क्वेश्चन लिखो पहला। फाइंड फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच वेक्टर 2i minus j plus 2k and 2i minus j plus 2k and I plus lambda j plus k, I plus lambda j plus k are perpendicular, are perpendicular. Find value of lambda for which vector this and this are perpendicular. आंसर बताओ, छोटे छोटे से सवाल में फटाफट सोल्व करो और आंसर बताते रहो। कितना आ गया, तो बस ठीक है भाई, परपेंडिकुलर हैं इसका मतलब ए डॉट बी जीरो आने वाला है। अब ए डॉट बी जीरो इसका मतलब ये हो गया बेटा 2 माइनस लैम्डा प्लस 2 बराबर 0। लैम्डा बराबर कितना था,
सबका ये है, छोटे से शुरुआत की, बिल्कुल छोटा सवाल लिया मैंने शुरुआत में, दो चार सवाल एकदम छोटे ही लेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर 2i minus j plus 2k, 2i minus j plus 2k, scalar product of vector 2i minus j plus 2k with unit vector of, with unit vector of, with unit vector of, with unit vector of sum of vectors, sum of vectors, with unit vector of sum of vectors I plus lambda j plus k and I plus 2j plus 3k, I plus 2j plus 3k is 1, is 1, then find lambda, then find, ये कह रहा है कि एक वेक्टर है, इसका किसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की। आंसर आ रहा है बेटा 19/6, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आई थिंक है 19/6। अगर सही से कैलकुलेशन करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर 19/6 आ रहा है, 19/6 आना चाहिए। भाई देखो, अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप समझ लीजिए ए वेक्टर तो आपका ये हो गया 2i minus j plus 2k, बी वेक्टर आपका हो गया इन दोनों का सम, तो i प्लस लैम्डा जे प्लस के प्लस आई प्लस जे प्लस 3k है, तो ये हो गया बी वेक्टर आपका 2i लैम्डा प्लस 2j प्लस 4k। अब गिवन क्या है आपके पास, बी कैप भी आप निकाल सकते हैं, बी कैप क्या हो जाएगा 2i प्लस लैम्डा प्लस 2j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट 4 लैम्डा प्लस 2 का स्क्वायर और 15। अब गिवन क्या है, ए डॉट बी कैप जो है इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट है, तो आपके पास गिवन क्या है कि ए डॉट बी कैप जो है वो 1 है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट, ये तो 20 हो गया प्लस लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर,
तो ये कितना हो गया, 10 - लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 20 प्लस लैम्डा प्लस 2 का। सोल्व कर लो बेटा, लैम्डा आएगा और लैम्डा आई थिंक 19/6 आ रहा। हो गया तो डन बोलो, अगला सवाल लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ सी फॉर विच, फाइंड वैल्यू ऑफ सी फॉर विच एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर सी एक्स आई प्लस सी एक्स आई माइनस 6j, सी एक्स आई माइनस 6j माइनस 3k एंड एक्स आई प्लस 2j, एक्स आई प्लस 2j प्लस 2 सी एक्स के, सी एक्स के is obtuse for every x belongs to R, is obtuse for every x belongs to। फाइंड एंगल बिटवीन एक और सवाल लिख देता हूँ, y माइनस j प्लस 2k
पहले सवाल पे आते हैं इस पे। तो ऑब्ट्यूज की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं बेटा ए डॉट बी लेस देन जीरो करना। ए डॉट बी आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर माइनस 6 CX, है ना, -12 लेस देन जीरो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू। तो ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक का एक सवाल बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक का एक सवाल बन जाएगा तो ये वो सवाल बन जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमल नेगेटिव है ना। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमल हमेशा नेगेटिव कब होता है, जब a लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो। तो d लेस देन जीरो -36, तो माइनस के 6C होल स्क्वायर -4AC लेस देन है जीरो। तो इसमें से बेटा ये हो जाएगा 3C² प्लस 4C लेस देन है जीरो। C कॉमन ले लेता हूँ तो 3C प्लस 4 लेस देन है जीरो। C बिलोंग्स टू -4/3 से जीरो। और 1 इंटरसेक्शन 2 लेंगे तो C बिलोंग्स टू आ जाएगा -4/3 से जीरो। यस और नो? C आ जाएगा -4/3 से जीरो। लेकिन समझिए यहाँ अभी एक और बात खास ध्यान देने वाली है कि ये तो आ गया, लेकिन मैं फिर भी जो आंसर लिख रहा हूँ ना बेटा, आंसर लिख रहा हूँ मैं C बिलोंग्स टू -4/3 से जीरो। -4/3 से जीरो आंसर ये आएगा। ये समझ में आता है? जीरो पे क्लोज आएगा बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने क्वाड्रेटिक में ऐसे सिखाया था कि जब इस तरह का सवाल करते हैं तो ये तो हम तब कर रहे हैं जब ये क्वाड्रेटिक है, तो हम एक बार एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो करके भी चेक करते हैं। तो अगर आप c बराबर जीरो पुट करोगे तो ये ट्रू स्टेटमेंट बनेगा। तो इसका मतलब c बराबर जीरो भी आंसर में इंक्लूड होगा। यस और नो? c बराबर जीरो भी आंसर में इंक्लूड होगा। तो जो आंसर होगा ना वो जीरो पे क्लोज देना पड़ेगा। याद आता है ना? पढ़ा था ये सब, क्वाड्रेटिक वगैरह में पढ़ाया था। ठीक है, फोर्थ वाले का तो सीधा सा है, आपको एंगल निकालना है ना, आपको एंगल निकालना है। तो बताओ एंगल कितना आ रहा है? थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स कितना आ रहा है? एंगल तो आई थिंक सबका निकल जाना चाहिए। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8/9 आ रहा होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा बेटा थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8/9। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 8/9 इसका आंसर आ रहा है। आ रहा है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर I plus 2j plus 2k, I plus 2j plus 2k, find projection of vector I plus 2j plus 2k on vector I minus j plus k, on vector I minus j plus k। देखिए ये सवाल मैं ऐसे भी पूछ सकता था, एक और तरीके से मैं इसको पूछ सकता हूँ। इफ एक वस्तु है मेरे पास 246, ऐसे पूछ सकता था। एक वस्तु है 246, बी वस्तु है मेरे पास 368 368, है ना। सी है आपका -1 0 and 1,
एंड डी है आपका 0 -1 2, 0 -1 2, देन फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन ए बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी। तो भी वो एक ही चीज है ना। तो भाई इससे ए बी से आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो यही आएगा, और सी डी वेक्टर निकालोगे तो वही वाला आएगा। कई बार ऐसे पॉइंट दे के भी पूछ लेता है, तो पॉइंट पता है तो वेक्टर कहीं ना कहीं हमें पता है। तो जो ए बी वेक्टर आएगा वो बेसिकली वही आने वाला है, चाहे आप इससे निकालो चाहे उससे निकालो, आएगा आई प्लस 2j प्लस 2k। अब इसको आप समझे तो ए वेक्टर भी समझ सकते हैं, और सी डी वेक्टर आप निकालेंगे तो वही आएगा जो इसमें दे रखा है। इसको आप बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। फाइंड आउट आपको करना है बेटा ए डॉट बी कैप, बता दीजिए क्या रहा है ए डॉट बी कैप। बहुत छोटे छोटे से सवाल आज अपन ले रहे हैं, बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिस के हिसाब से मैं आज सवाल ले रहा हूँ। कल थोड़े से टफ सवाल ले लेंगे इसके, आज थोड़े से बेसिक सवाल ले रहे हैं। कितना आया 1, देखो कितना रहा, मुझे नहीं पता आंसर कितना आएगा। आंसर इसका आना चाहिए आपका 1/√3 लिखा हुआ है मेरे पास, तो 1/√3 मेरे पास जो लिखा है वो आंसर लिखा हुआ है 1/√3। आ रहा है 1/√3। चलिए ठीक है, तो अगले आंसर लिख लीजिए इसका, ये आप निकाल लेंगे। वैसे ही करना है, देखो ए का मतलब आई प्लस 2j प्लस 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आई माइनस जे प्लस के अपॉन ये √3, तो ये 1 -2 प्लस 2 अपॉन √3, 1/√3 आ गया बेटा, 1/√3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर सच दैट, इफ ए इज ए unit vector such that, if A is a unit vector such that x minus 2a dot 2x minus a, x minus 2a dot 2x minus a equals to a 12 and a is perpendicular to x vector, then find magnitude of x vector, then find magnitude of x vector। एक क्वेश्चन लिखते हैं, if A and B are unit vector and angle between A and B equals to a theta, then find first part magnitude of A minus B, तो छोटे छोटे सवाल मैंने और लिख दिए हैं, बहुत सीधे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। कि जैसे मान लीजिए ये करना है मुझे, इसका मतलब इसका इसके साथ, तो 2x डॉट एक्स माइनस एक्स डॉट एक्स -2 to 4 a डॉट एक्स -2 a डॉट ए। अब जैसा मैंने कहा परपेंडिकुलर है तो ये जीरो और ये जीरो, ए डॉट ए मतलब मोड एक्स स्क्वायर ही होता है, ए डॉट ए मतलब मोड ए स्क्वायर ही होता है। अब माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो मोड ए स्क्वायर है तो ये ठीक है, 2 mod x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 12, mod x आई थिंक √5 आ जाएगा, mod x कितना आ जाएगा √5। ये तो पहले पार्ट का आंसर हो गया, पहले सवाल का, क्वेश्चन नंबर 6 का।
ए स्क्वायर कैसे हटा दिया? ओके, ए यूनिट वेक्टर है ना बेटा, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो ए यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये हटा नहीं दिया। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 2 × 1 का स्क्वायर मैग्नीट्यूड है ना, अब हटा सकते हो। चलिए, इसमें क्या है कि आपको जो निकालना पड़ेगा ना बेटा, स्क्वायर को निकालना पड़ेगा। पहले हम स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब जैसा मैंने कहा कि आपको ए स्क्वायर लिखा हुआ हो, मॉड ए स्क्वायर लिखा हुआ हो, इसका मीनिंग यही होता है कि ए डॉट ए, है ना, मॉड ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर हो या ए डॉट ए हो, एक ही चीज है। तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ये लिखा हुआ। तो अब आप देखिए, ये हो जाएगा ए डॉट ए, ये हो जाएगा ए डॉट बी, ये हो जाएगा बी डॉट ए, और ये हो जाएगा बी डॉट बी। बी डॉट बी आपका मतलब मॉड ए स्क्वायर, ये चूंकि कम्यूटेटिव होता है तो 2 ए डॉट बी हो जाएगा, ये मॉड बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 है। अच्छा, इस ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मॉड ए मॉड बी तो 1 है, तो ये 1 डॉट 1 कॉस थीटा हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो जो फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू आएगी, वो आएगी बेटा 2 साइन थीटा बाई 2। पॉजिटिव होगा ये, क्योंकि थीटा 0 से पाई जाता है, तो थीटा बाई 2 0 से पाई बाई 2 जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव। तो मॉड ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास निकल गया 2 साइन थीटा बाई 2। और अब अगर ये तो इसी तरह प्लस वाले का आंसर आपको समझ में आ जाता है कि अगर आप प्लस वाला निकालेंगे तो वो 2 कॉस थीटा बाई 2 आएगा, क्योंकि प्लस वाले में बस यहाँ पे प्लस ही तो आएगा बेटा। तो प्लस वाले में सब जगह प्लस आएगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी? 4। थर्ड वाले की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी? चलिए, तो यहीं तक रखते हैं, फिर आपको एक लंबी फिजिक्स की क्लास लेनी है, तो थोड़ा बाद में करेंगे। फिर आज तैयार हो जाओ, फिर एक लॉन्ग क्लास के लिए जाना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तुम लोगों को, है ना? है ना? हाँ, डॉट ही तो लिखा है, दिस डॉट दिस, है ना? अब होमवर्क में लिख लीजिए क्या करके लाना है। एक तो आपकी वो डिफरेंशियल इक्वेशन की तो शीट कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब बहुत टाइम अपन ने इसमें ले लिया है ना? और एनसीईआरटी में छोटी छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ, 10.1, 10.2 और 11.1। छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है ना? 10.1, 10.2, 11.1, चार चार पांच पांच सवाल की छोटी छोटी सी एक्सरसाइज है ना? 10.1, 10.2, 11.1। और अब डिफरेंशियल इक्वेशन की शीट कल कंप्लीट कर देंगे। नहीं, एक्चुअली ज्यादा तो नहीं है बेटा। भाई एनसीईआरटी में तो ये जो मैंने होमवर्क दिया ना, इसमें आपको सोल्व किसी को भी नहीं करना पड़ेगा। आई थिंक आप पढ़ के ही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का होमवर्क अगर आप करोगे तो ये करीबन 10 मिनट की एक्सरसाइज है, ये आपके 15 मिनट की एक्सरसाइज है, और ये करीबन 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज है। तो एनसीईआरटी का तो बहुत छोटा सा है, मैक्सिमम 40 मिनट में आपका लगभग सारी एनसीईआरटी का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए तो। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है सर आप भी चलो लॉन्ग ड्राइव पे। नहीं नहीं बेटा, अपने को लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जरूरत नहीं है ना? अपना ऐसे ही काम चल जाएगा। अरे ये बेटा मैंने पहले भी बताया था, ये वो है, एक वेक्टर के बी वेक्टर, मतलब थीटा, ये थीटा पे है।
है ना। तो वो थीटा का एंगल बिटवीन ए एंड बी लिखा हुआ है। मैंने ये कल भी बताया था, डॉट प्रोडक्ट जब मैंने डिफाइन किया था तब भी बताया था, है ना, तभी बताया था। चलिए ठीक है। चलिए, तो यहीं पे मीटिंग को क्लोज करते हैं। ठीक, ओके। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं।